आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि समकालीन हिंदी कविता क्या है, और वहाँ मैंने चर्चा की थी जो आपका पहला पाठ इसमें दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। इनकी पहली कविता जो आपके पाठ्यक्रम में ली गई है वो है हमारा देश। देखिए, आपके इस किताब में जो काव्य संग्रह किया गया है इसमें ऐसी कविताओं को डाला गया है जिनको हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये कोई कविता नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक एक पेज हमें या एक एक पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है, जैसे ज़िंदगी का एक एक पन्ना पलटा जा रहा है, एक एक पेज पलटा जा रहा है। तो इसमें बहुत ही अच्छी कविताओं का संग्रह किया गया है। देखिए, अगर हम किसी भी काव्य को अगर हम भाव के साथ नहीं पढ़ते तो उसका पढ़ने का कोई उद्देश्य भी नहीं रह जाता, क्योंकि काव्य में साधारणीकरण का होना बहुत आवश्यक है। साधारणीकरण मतलब जो कवि ने जिस भाव से लिखा उसी भाव को समझना, यही साधारणीकरण है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा देश। देखिए, कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस कविता की विषय वस्तु क्या ली गई है और उस विषय वस्तु को किस प्रसंग में यहाँ पर बताई गई है। ये हमें सबसे पहले इसका उद्देश्य हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम उस कविता को अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैंने पीछे चर्चा की थी कि उस समय जो समय था वो आज़ादी के कुछ समय के बाद ही था, और उस समय भारत पूरी तरह से संभल भी नहीं पाया था। उस समय मैंने पीछे चर्चा की है कि हम बहुत ही असंतोष की भावना में थे। तो उस समय लोगों में एक हीन भावना थी, वो उस समय भी थी और वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो शहर के लोग हैं, उस समय क्या था, जो अंग्रेजी संस्कृति थी, अर्थात जो लोग यहाँ पश्चिमी लोग जो यहाँ थे, जो अंग्रेज लोग यहाँ थे, हम उसकी संस्कृति, उनके रहन सहन को बहुत बड़ा मानते थे और हम अपने आप को हीन समझते थे। आज भी यही हमें देखने को मिलता है कि जो शहरी संस्कृति के लोग हैं उनको हम ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कितने बड़े सभ्य हैं या कितने बड़े विद्वान हैं, और हम अपने आप को उनके सामने हीन समझते हैं। इसी भावधारा को इस कविता में बताया गया है कि जो शहरी सभ्यता है उसमें और जो ग्रामीण सभ्यता है उसमें क्या फ़र्क है, दोनों की यहाँ पर तुलना की गई है और कौन सी सभ्यता ज़्यादा अच्छी है, इस चीज़ का वर्णन इस कविता में किया गया है। साथ ही ये बताया गया है, जैसा कि आज के युग में भी हम देख रहे हैं कि हमने देखा है कि जो पश्चिमी देश थे, या हम ये कहें कि जो शहरी सभ्यता है उसमें और जो हमारी ग्रामीण सभ्यता है उसमें, जो अब आज हम कोरोना काल में देखते हैं तो शहरी सभ्यता में कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका खान पान, वो सब उसके अंतर्गत आता है, उनकी पूरी संस्कृति उसके अंतर्गत आती है। और हमारी संस्कृति क्या है और शहरी संस्कृति क्या है, इसी चीज़ को हमारा देश कविता में बताया गया है। इस कविता में ग्रामीण लोक जीवन को और नगरीय लोक जीवन को एक दूसरे की तुलना करके इसका चित्र उकेरा गया है कि इन दोनों में कितना इस समतुल्य हैं और कितने एक दूसरे से अलग हैं। इन दोनों का एक दृश्य, एक चित्र हमारे सामने उकेरा गया है, जिसमें साधारण जनता जो सामान्य घरों में रहकर आनंद से जीवन व्यतीत करती है, इसके विपरीत नगरों के लोगों की जीवन शैली भिन्न है। हम खुद भी देखते हैं कि हमारे गाँव में जो जीवन शैली है उसकी बजाय जो शहरी जीवन शैली है उसमें देखने में हमें वो सभ्य जीवन शैली लगती है। इसका आगे इनकी जो कविता आएगी सांप, उसमें ज़्यादा चर्चा की गई है, उसमें ज़्यादा इसको खोल के बताया गया है। इसमें थोड़ा सा हम जितना है, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा जिक्र इसमें यही करेंगे कि इसमें शहरी सभ्यता का और ग्रामीण सभ्यता की तुलना की गई है और शहरी सभ्यता की बजाय ग्रामीण सभ्यता को श्रेष्ठ बताया गया है।
और जो हमारे दिमाग पर एक भूत होता है कि शहरों में ये है, शहरों में वो है, इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है कि शहर की बजाय ग्रामीण सभ्यता ही श्रेष्ठ है, ग्रामीण सभ्यता का जीवन शैली ही श्रेष्ठ है। इस चीज़ को इस कविता में दिखाया गया है। हम कविता करते हैं। इन्हीं तर्ण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारों झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादुल बांसुरी के उमंगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलप विशैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। इसमें बताया गया है कि वो एक अट्रैक्शन है जो सिर्फ आकर्षण का केंद्र है, जो हमें बाहर से चमकता धमकता दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसके अंदर झांक करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी सभ्यता श्रेष्ठ है। इस कविता को समझाने से पहले मैं आपके सामने दो पंक्तियां रखना चाहूँगी कि हम किस तरह से इस चकाचौंध में फंस जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस गर्त में जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए हमारे सामने से कोई गाड़ी आती है और उसकी लाइटें जब सामने से आँखों में गिरती हैं और अंधेरा हो तो सिर्फ हमें वो लाइट ही दिखाई देती है, इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस लाइट के कारण हमारे पैरों में क्या है, गड्ढा है या हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। ठीक उसी तरीके से जब हम इस चकाचौंध में फंस जाते हैं तो इस चकाचौंध के कारण वो हमें अपनी गिरफ्त में इतनी ले लेती है कि हमें अपने कदम कहाँ जा रहे हैं ये समझ में ही नहीं आता है और हम इस तरह से एक गहरे गर्त में गिर जाते हैं। इस चीज़ को इस कविता में समझाया गया है। लेकिन इससे पहले मैं दो पंक्ति आपको कहूँगी। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है, यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल के पाँव टिकाना पड़ता है। यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल के पाँव टिकाना पड़ता है। ये दुनिया ये ऐसा जंगल है जहाँ कांटे ही कांटे हैं, कांटों पर फूल को हमें खिलाना पड़ता है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, यहाँ संभल कर पाँव टिकाना पड़ता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि ये दुनिया क्या है, इसमें क्या चकाचौंध है और हम क्या सोच रहे हैं, हमारी विचारधारा क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम सही सोच रहे हैं या हम चकाचौंध में फंस रहे हैं। इसी चीज़ को आपकी इस कविता हमारा देश जो अज्ञे जी ने लिखा है उसमें यही चीज़ आपको बताई गई है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया ये आपकी कविता का प्रसंग था। इसके बाद हम कविता की व्याख्या करते हैं। इन्हीं तर्ण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारों झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। ये कह रहे हैं कि इन्हीं तर्ण फूस छप्पर से, कि ये जो फूस से तिनकों से जो ये छप्पर बने हुए हैं, ढके ढुलमुल गंवारों जो हमें अल्हड़ से गंवार से लगते हैं। हम कह देते हैं ना कि भी तुम देहाती हो, तुम गंवार हो, गांव के लोगों को अक्सर ऐसा बोल देते हैं जब हम शहर में जाते हैं। लेकिन गंवार ये नहीं है कि गंवार वो होता है जिसको कुछ नहीं पता होता, नहीं, जिसको ज्ञान है वो गंवार नहीं हो सकता। हो सकता है वो शहर का हो या सभ्यता का, जिस गांव का हो, जिसको ज्ञान है वो कभी गंवार नहीं हो सकता और सिर्फ शहर में बस जाने से वो सभ्य नहीं हो सकता। इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि जो छप्परों में रहते हैं उन छप्परों में भी जिन्हें हम गंवार कहते हैं ना, उन गंवारों में, उन झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। क्योंकि उन गंवारों में जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो अपनापन है, जो कर्तव्य निभाने की जो उनमें भावना है, वो उन्हीं में हमारा देश बसता है। सिर्फ
थोड़े से प्रोफेशनल हो जाना या थोड़े से बन ठन करके रहना और अपने आप को सभ्य दिखाना, यही सब कुछ नहीं है। इसलिए हमें जो सत्यता है उस सत्यता में जीना होगा। इसलिए ये कहा है कि गाँव में बनावटीपन होने की बजाय वो सत्यता में जीते हैं, इसलिए उन गाँवों के उन झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमंगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। कि चाहे आप शहरों में कितने ही बड़े बड़े मनोरंजन के साधन क्यों ना उपलब्ध कर लो, लेकिन जो आत्मिक शांति हमें गांव के ढोल मादल बांसुरी ये बजाने के यंत्र हैं, इनके जो सुर निकलते हैं उन उमंगते सुरों में, अर्थात उन उठते हुए सुरों में जो हमारे आत्मा को शांति मिलती है, वो साधना का रस जो है वो गांव के इन ढोल मादल बांसुरी में ही मिल सकता है। आज के आधुनिक जो साधन हैं, अर्थात शहरी सभ्यता में जो मनोरंजन के आधुनिक साधन जो अपनाए गए हैं, उनमें वो नहीं मिल सकता। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सांप डसता है। ये कह रहे हैं कि जो ऊपर अभी हमने चर्चा की कि जो ये नहीं जानते हैं इन्हीं के मर्म को, अर्थात जो इस मर्म को नहीं जानते हैं, जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं। कौन सा रहस्य? कि गांव में जो हमें गंवार दिखते हैं उनमें कितना प्यार है और वो कितने सभ्य लोग हैं, वो उनमें कितनी कर्तव्य भावना है, कितने भाई बंधुत्व की भावना है, और कितने उस ग्रामीण सभ्यता में जो एक आत्मिक शांति है। इस मर्म को जो लोग नहीं जानते हैं ना, इन्हीं के मर्म को अनजान, जो इस मर्म को जो लोग नहीं जानते हैं, जो इस रहस्य से अनजान है, शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सांप उसी को डसता है। अर्थात शहरों में जो एक पर्दा गिरा हुआ जो लालच उनकी आंखों में, ढकी लोलुप, लोलुप मतलब लालच, जो शहरों में चकाचौंध का जो पर्दा उनकी आंखों पर डला हुआ है, वो चकाचौंध के पर्दा जो है वो एक विषैला सांप है और वो सांप उसको डसता है। यहाँ पर सांप का ही प्रतीक क्यों लिया गया है? क्योंकि जैसे सांप डसता है तो उसका विष हमारे शरीर में आ जाता है और वो विष धीरे धीरे कर करके हमारे शरीर में पूरे में फैल जाता है और हमें नींद आने लगती है, और धीरे धीरे में हम एक ऐसी गहरी नींद में चले जाते हैं कि हम उस नींद से वापस नहीं लौट पाते हैं, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जो ये चकाचौंध हमें दिखाई दे रही है, शहरी जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध में हम बिल्कुल वो शहरी चकाचौंध रूपी जो सांप है वो हमें ऐसा डस लेता है कि उसका विष हमारे जीवन में ऐसा घुल जाता है कि फिर हम उस चकाचौंध से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, और हमारा वास्तविक जीवन क्या है, ये जीवन का मर्म हम पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते हैं। और जैसे सांप के विष से हम धीरे धीरे मर जाते हैं, वैसे ही हम पूरी जिंदगी उस चकाचौंध में ख़त्म कर जाते हैं और हम वास्तविक जिंदगी को जान ही नहीं पाते हैं, कभी भी हमें आत्मिक शांति मिल ही नहीं पाती है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इन्हीं में लहलती अल्हड़ यानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। कह रहे हैं कि जो हम सभ्य कह रहे हैं ना, इन शहरी लोगों को, शहरी सभ्यता को कहते हैं कि ये तो बहुत सभ्य हैं, बहुत सयाने हैं, बहुत ही ये विद्वान हैं या बहुत सभ्य लोग हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हीं में लहरती अल्हड़, अल्हड़ मतलब मस्त सी, जवानी सी, अर्थात इनमें जो है लहराती हुई अल्हड़ सी, अर्थात जिसको ज्ञान ना हो, अल्हड़ कहते हैं हम जो बच्चे अबोध से होते हैं, अर्थात ये अबोध संस्कृति है, इसको ज्ञान ही नहीं है, ये अयानी है। अयानी मतलब ये अनजान है, अभी शयानी नहीं हुई है, ये अनजान है। इस अल्हड़ और अनजान संस्कृति की दुर्दशा पर जो है ना, इसको जब देखते हैं तो जो वास्तव में जो सभ्यता है, वो सभ्यता का भूत खुद उस पर हंसता है कि अरे ये अपने आप को सभ्य कहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है, मर्म कुछ और है। इस तरह से इस कविता में शहरी सभ्यता का और ग्रामीण सभ्यता का
चित्तर उकेरा गया है, दोनों की आपस में तुलना की गई है और शहरी सभ्यता की बजाय ग्रामीण सभ्यता को श्रेष्ठ बताया गया है। और ये बताया गया है कि ग्रामीण सभ्यता जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है और प्रकृति के साथ ही हमें आनंद की अनुभूति होती है और प्रकृति के साथ ही हमारा जीवन है, प्रकृति के साथ ही हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी। हम जितने इस चकाचौंध में फंसते हैं, ये चकाचौंध हमें दुख तो दे सकता है, क्षणिक तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये हमें दुख से दे सकता है, ये आत्मिक शांति हमें कभी नहीं दे सकता। इसी चीज़ को इस कविता में बताया गया है। धन्यवाद।